गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक स्वतंत्रता के विविध आयाम। इससे पूर्व अपन ने राजनीतिक विषय में, राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता की अवधारणा का सरोकार स्वतंत्रता के किस पक्ष से है। स्वतंत्रता मनुष्य का एक गुण है। स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व का एक गुण है, जिसका अभिप्राय कि जहाँ प्रकृति के अन्य तत्व, वस्तुएं, जीव जंतु प्रकृति के नियमों के द्वारा नियमित होते हैं, वहाँ केवल मनुष्य एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनाता है। स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ मनुष्य की एक दशा है। स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है और राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य सरोकार स्वतंत्रता की दशा से है। यदि हम अंग्रेजी शब्द फ्रीडम शब्द को देखें तो फ्रीडम और लिबर्टी दोनों का प्रयोग स्वतंत्रता की दशा का संकेत देने के लिए किया जाता है। आज का अपना टॉपिक कि स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं। हम विविध आयामों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। लोकतंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के सिद्धांत 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जैसा कि अपन ने बताया, 3 क्षेत्र कौन से? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब जहाँ तक नागरिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, इसमें 3 प्रमुख बातें आती हैं। एक दैहिक स्वतंत्रता, फिजिकल फ्रीडम, अर्थात राज्य की किसी कार्यवाही के कारण व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए या इनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं होना चाहिए, ताकि व्यक्ति मुक्त विचरण कर सके, फ्रीली घूम सके। ये है दैहिक स्वतंत्रता, फिजिकल फ्रीडम। क्या है ये? कि राज्य के किसी कार्यवाही के कारण व्यक्ति के जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता का जो रूप है नागरिक स्वतंत्रता का है, वह बौद्धिक स्वतंत्रता। बौद्धिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य अपने मत या विचार को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। व्यक्ति अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, अपना मत दे सकता है बिना किसी रोक टोक के। नागरिक स्वतंत्रता का तीसरा जो आयाम है वो है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल फ्रीडम, यानी व्यवहारिक स्वतंत्रता। अर्थात मनुष्य अन्य लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी प्रकार के कोई संबंध स्थापित कर सकता है और अपनी स्वतंत्रता से वह काम कर सकता है। और जहाँ तक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है, वो थोड़ा जटिल है। जे.एस. मिल के अनुसार यह स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होगी। कौन सी स्वतंत्रता? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की प्रगति, ज्ञान के विकास पर निर्भर करती है। कि समाज की जो उन्नति है, समाज का जो विकास है, वो किस पर निर्भर करता है? नॉलेज पर, ज्ञान पर। और ज्ञान का विकास वहीं हो पाता है जहाँ चर्चा की स्वतंत्रता हो, जहाँ डिस्कशन की स्वतंत्रता का वातावरण हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सामाजिक नीति
जो सोशल पॉलिसीज़ है में सूझबूझ तभी आ सकती है जब वर्तमान समस्याओं की आलोचना करके या अलोकप्रिय मत प्रस्तुत करने पर कोई पाबंदी ना हो। आलोचना करनी है तभी सही चीज उभर कर सामने आएगी। किसी मत की अभिव्यक्ति को रोकने से न केवल उस व्यक्ति पर अत्याचार होगा जिसे चुप करके बैठा दिया जाता है, बल्कि इसका मतलब होगा कि पूरी मानव जाति को उसके लाभ से वंचित करना है। यानी व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को चुप रहकर बैठे नहीं होना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को भी और आगामी पीढ़ी को भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि वह मत सही जान पाए तो हमें समाज को अपनी गलती सुधारने के अवसर से वंचित किया होगा। यदि व्यक्ति सही विचार प्रस्तुत करता है, उसे समाज का विकास होता है, उन्नति होती है, तो ये हमारे लिए बहुत अधिक फायदे की चीज़ होगी। वॉल्टर बेजोट ने स्पष्ट किया कि चर्चा की स्वतंत्रता और विरोधी मत के प्रति सहिष्णुता सारी सामाजिक प्रगति की कुंजी है। एक की है, किसकी की? समाज की उन्नति की, समाज के विकास की। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? चर्चा की स्वतंत्रता। हम यदि कोई डिस्कशन करते हैं, समस्या पर विचार व्यक्त करते हैं, तो 100% आउटपुट निकलता है, समस्या का समाधान होता है। और जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उसको सुनकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो जरूर से निष्कर्ष निकलने का काम मिल जाएगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक तो जन साधारण के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था, ताकि वह अपने विचार प्रस्तुत कर सके, और जनसंपर्क के साधन, मास कम्युनिकेशन, जो मीडिया है, जनता से संपर्क किया जाए, उसे पूरी तरह से स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, ताकि वे अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर सके। तो ये है नागरिक स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता का जो आयाम है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता और शासन पर अंकुश रखने की इसे एक महत्वपूर्ण शक्ति कहा जाता है। परंतु ये बात वही लागू होती है जहाँ शासन किसी बाहरी शक्ति के हाथ में हो, पर जहाँ सिद्धांत जनता अपनी सरकार स्वयं चुनती हो, वहाँ इसका अर्थ है, बारकर के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार पर अंकुश लगाने की शक्ति नहीं, बल्कि सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता से है। सरकार बनाने का अर्थ है सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर चुनाव में स्वतंत्रतापूर्वक हिस्सा लेना, और सरकार पर नियंत्रण रखने का अर्थ है मुक्त और निरंतर विचार विमर्श करना, जिससे लोग अपने अपनी क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से हिस्सा ले सके, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, सरकार पर अंकुश लगा सके। और इस चीज़ को सार्थक बनाने के लिए वही चीज़ हमारे सामने आती चाहिए। एक तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होना चाहिए, ताकि लोग सामाजिक नीतियों को समझ सकें, उस पर विचार कर सकें और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। और पब्लिक को, जनता को, नागरिकों को हमेशा अपने मताधिकार का प्रयोग केवल स्वार्थमूलक, तत्कालिक और गुटपरक हितों को ध्यान में न रखते हुए अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहिए। तीसरा आयाम स्वतंत्रता का आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता एक दूसरे का विपरीत पक्ष प्रस्तुत करते हैं। नकारात्मक संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्राय आर्थिक स्वतंत्रता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां केवल प्रतिबंध से न बंधी हों। इस तरह मालिक और मजदूर दोनों को अनुबंध की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जो श्रमिक है, जो स्वामी है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं किसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट करने में, किसी प्रकार का समझौता करने में, किसी प्रकार अनुबंध करने में।
और स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, कि सर्वसाधारण की आर्थिक असमर्थता के निराकरण की मांग करती है। अतः वह समाज के आर्थिक ढांचे में ऐसे परिवर्तन की मांग करती है जिसमें धनवान और निर्धन वर्गों में ऐसा अंतर ना रहे कि एक वर्ग को दूसरे के शोषण की छूट मिल जाए। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना की ये मांग है कि आर्थिक शक्ति का प्रयोग सबकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए, सर्वसाधारण की स्वतंत्रता का दमन करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से ये 3 प्रकार की नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमने करी। जहाँ तक हम स्वतंत्रता की परिभाषा को केवल प्रतिबंध के अभाव के रूप में देते हैं, तो हमारा ध्यान केवल उसके नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। जो स्वतंत्रता बलवान और निर्बल, धनवान और निर्धन सबको खुला छोड़ देती है, उसकी आड़ में बलवान निर्बल को और धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा। हमने खुला छोड़ दिया। निर्बल और निर्धन को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर प्रतिबंध लगाना होगा। जो समाज का अमीर वर्ग है, जो समाज का शक्तिशाली वर्ग है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी स्वतंत्रता का सही अर्थ हमको समझ में आएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयत्न किए जाएं ताकि सबको अपने सुख के साधन जुटाने का एक उपयुक्त अवसर मिले। तो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या हुआ? वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मंचा रूप देने में समर्थ हो और राज्य उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना होने दे। व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, राज्य की कोई भी रुकावट नहीं है। और सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मंचा रूप देने में असमर्थ है, चाह रहा है लेकिन नहीं दे पा रहा है, और राज्य उसकी इस असमर्थता को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करे। एक तरफ राज्य का दायित्व है कि उसकी असमर्थता को दूर करने के लिए ठोस कार्यवाही करे, और दूसरे पक्ष में राज्य उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना होने दे, वो मंचा रूप देने में। तो ये नकारात्मक और ये सकारात्मक बात आ गई। तो इस प्रकार से हमारे विषय राजनीति विज्ञान में देखें हम तो प्राचीन काल से ले आज तक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य सरोकार स्वतंत्रता की अवधारणा से रहा। धन्यवाद।